हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट एजुकेशन को, जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कंटेंट को डिज़ाइन किया है। और ये जो कंटेंट है ये आपके एग्ज़ाम में तो काम आएगा, साथ ही अगर आप अदर किसी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं या फिर किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनवायरनमेंट को एज ए सब्जेक्ट की तरह पढ़ना चाहते हैं, तो ये काफ़ी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं एनवायरनमेंट एजुकेशन को। देखिए, जो फर्स्ट जैसा कि सीसीएस यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, जो अभी एनुअल एग्जामिनेशन चल रहे हैं, जो एग्जाम का पैटर्न अभी तक देखने को मिल रहा है, तो उसमें एक चीज कॉमन है कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम क्या है, एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन, तो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आएगा ही कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट। या फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछ सकता है, बट कहीं ना कहीं आपको डेफिनेशंस में यही लिखना है और इसका स्कोप क्या है, क्या एलिमेंट है, ये सब जानने को आपको इस वीडियो में मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। द वर्ड एनवायरनमेंट इज ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरोनर। देखिए, जो एनवायरनमेंट वर्ड है ना, वो फ्रेंच वर्ड एनवायरोनर से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या है, विच मीन्स टू एनसर्कल और सराउंड। जिसका मतलब क्या है, एनसर्कल और सराउंड, जो किसी चीज को चारों तरफ से घेरती है। सिंपल भाषा में इसको बोलेंगे कि जो कोई भी एक ऐसी वस्तु, कोई भी एक ऐसी चीज जो किसी चीज को चारों तरफ से घेरती है, वो हमारा एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ लैंड, वाटर, एयर, interrelationship among themselves and also with the human beings and other living organism। यानी कि एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट सम टोटल है किसका, लैंड का, वाटर का, एयर का, और इसकी रिलेशनशिप को बताता है ह्यूमन बीइंग के साथ और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। देखिए, इंसान को अगर धरती पर जीना है तो उसको बेसिक नेसेसिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि लैंड चाहिए उसको, वाटर चाहिए उसको, एयर चाहिए। तो एनवायरनमेंट हमें यही बताता है कि जो सम टोटल है किसका, लैंड का, वाटर का, एयर का, और उसकी रिलेशनशिप का किसके साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। ओके, आगे देखते हैं। एनवायरनमेंट इज अबाउट द सराउंडिंग एक्सटर्नल कंडीशंस। देखिए, जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारी एक्सटर्नल कंडीशंस को बताता है, जो इन्फ्लुएंस करती हैं, दैट इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ द पीपल, एनिमल्स और प्लांट्स, लिविंग और वर्किंग कंडीशंस। यानी कि एनवायरनमेंट उस सराउंडिंग एक्सटर्नल कंडीशन को बताता है जो इन्फ्लुएंस करती हैं किसी भी इंसानी जीवन के डेवलपमेंट को, उसकी वर्किंग कंडीशंस को। आगे बढ़ते हैं। स्कोप। देखिए, स्कोप क्या है एनवायरनमेंट का। द स्कोप ऑफ टर्म एनवायरनमेंट हैज बीन चेंजिंग एंड वाइडनिंग बाय पासेज ऑफ टाइम। देखिए, जो स्कोप है एनवायरनमेंट का वो चेंज हुआ है जैसे जैसे समय बीता है। अगर हम प्रिमिटिव एज की बात करें, द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली फिजिकल एस्पेक्ट। देखिए, प्राचीन समय में या पुराने समय में जो एनवायरनमेंट था, केवल उसमें फिजिकल एस्पेक्ट्स को ही ध्यान में रखा जाता था। ये फिजिकल एस्पेक्ट जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, यानी कि पहले जो प्राचीन समय था उसमें केवल लैंड, वाटर, एयर को ही एनवायरनमेंट का पार्ट माना जाता था। बट जैसे जैसे समय बीता, एज ऑफ नाउ इट इंक्लूड्स सोशल, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल कंडीशन ऑल्सो। आज के समय में देखें तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस भी एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एनवायरनमेंट की डेफिनेशंस को जानेंगे, जो कुछ विद्वान हुए हैं उनके थ्रू के उन्होंने क्या बोला है एनवायरनमेंट को लेकर। तो अकॉर्डिंग टू बोरिंग के अकॉर्डिंग, अ पर्सन्स एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ सम टोटल ऑफ द स्टिमुलेशन विच ही रिसीव फ्रॉम हिज कंसेप्शन अंटिल हिज डेथ। देखिए, बोरिंग ने ये बोला है कि किसी भी पर्सन का एनवायरनमेंट वो होता है जो कि इंसान को अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक उसको अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरत होती है। जो किस किस चीज को इंडिकेट करता है, दैट इंडिकेट दैट एनवायरनमेंट कंप्राइजेस वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस। यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप की फोर्सेस आती हैं। वो फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल,
मोरल एंड इमोशनल, यानी कि एक इंसान के जीवन में पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, मोरल, इमोशनल, ये सारी वैल्यूज ही एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं, जो उसको चाहे किसी भी इंसान को जन्म से लेकर और उसकी मृत्यु तक जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। आगे देखते हैं। दूसरे विद्वान रहे हैं जिनका नाम है डगलस एंड हॉलैंड। इनके अनुसार इन्होंने क्या बोला है एनवायरनमेंट को लेकर, द एनवायरनमेंट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब इन एग्रीगेट ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। इन्होंने क्या बोला कि जो एनवायरनमेंट है वो सभी एक्सटर्नल फोर्स का एग्रीगेशन है, यानी कि सारी फोर्सों का सम है जो इन्फ्लुएंस करता है, फोर्स इन्फ्लुएंस एंड कंडीशन विच अफेक्ट द लाइफ, यानी कि सारी फोर्स का वो समीशन है और एक टोटल है जो कि हमारे लाइफ में अफेक्ट करता है। ओके, तो इस पर पढ़ लेते हैं इसको। In aggregate, all the external forces, influences and conditions which affect the life, nature, behavior, growth, development and maturity of the living organism। यानी कि वो सारी फोर्सेस किस किस चीज पे प्रभाव डालती हैं, हमारी ग्रोथ पे प्रभाव डालती हैं, मैच्योरिटी पे प्रभाव डालती हैं, हमारे रहने के तरीके पे प्रभाव डालती है। तो इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया है। एग्जाम में अगर आता है, अगर ये आपको ध्यान रह जाता है तो काफी एडवांटेज मिलता है इस चीज का। आगे देखते हैं। अब देखिए कंपोनेंट क्या है, यानी कि एनवायरनमेंट किस किस चीज से मिलके बना है। एनवायरनमेंट के अंदर जो कंपोनेंट आते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। ये 3 कंपोनेंट होते हैं जिससे एनवायरनमेंट मिलकर बना है। आइए जानते हैं वन बाय वन हर एक के बारे में। अब देखिए इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है और हाइड्रोस्फीयर क्या है। देखिए एटमॉस्फेयर एक आप कह दीजिए कि ब्लैंकेट है हमारे चारों तरफ, जो कि हमें घेरे हुए है, जो कि हमें प्रोटेक्शन भी देती है और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देने के साथ साथ वहाँ के टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है। लिथोस्फीयर लैंड से रिलेटेड हो गया, जो भी लैंड है हमारा वो लिथोस्फीयर के अंदर आता है, और हाइड्रोस्फीयर जो वाटर से रिलेटेड है वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है। अब देखिए इन जो तीनों सर्कल के अंदर जो कॉमन चीज है, यानी कि लैंड भी, एटमॉस्फेयर भी, हाइड्रोस्फीयर भी, जो इन तीनों चीजों से मिलकर बना है, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। यानी कि किसी भी इंसान को जीवन को जीने के लिए लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, बायोस्फीयर। देखिए एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं। एटमॉस्फेयर होता क्या है। अब ब्लैंकेट ऑफ गैसेस क्या है, गैस की एक ब्लैंकेट है कॉल्ड द एटमॉस्फेयर सराउंड द अर्थ, जो कि अर्थ को क्या करे है, सराउंड किए हुए है, चारों तरफ है, एंड प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। देखिए जो सन से आने वाली पैराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उनसे प्रोटेक्शन देती है। इट सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ, और लाइफ को सस्टेन करती है या मेंटेन करती है अर्थ के ऊपर। It also regulate temperature, preventing the earth from becoming too hot or too cold। और अर्थ के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखती है, अर्थ को ना ज्यादा गर्म होने देती है और ना ही ज्यादा ठंडा होने देती है। इट सेव्स इट फ्रॉम द हॉस्टाइल एनवायरमेंट ऑफ द आउटर स्पेस। देखिए जो आउटर स्पेस है वहां के एनवायरमेंट से भी ये हमें बचाती है। द एटमोस्फियर इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बिसाइड आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेसेस ऑफ गैसेस। देखिए हमने बताया कि एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है जिसके अंदर मुख्यतः सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, देन फिर ऑक्सीजन, एंड इसके अलावा अदर गैसेस, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इसके अलावा और भी गैसेस पाई जाती हैं। देन और एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं। इट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द कॉस्मिक रेज फ्रॉम द आउटर स्पेस। देखिए आउटर स्पेस से जो भी कॉस्मिक रेज आ रही होती है, उनके मेजर पोर्शन को क्या करते हैं, जो मेजर पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जो सन से आ रही होती है, उनको ये प्रोटेक्ट करता है, उनसे कोई रोकता है आने से, और उसको फिल्टर आउट करता है। और जो हमारी टिश्यू डैमेजिंग रेज होती है, जो हमारे टिश्यू को डैमेज करेंगी, हमारी स्किन को इफेक्ट डालेंगी, उनको भी ये क्या करता है, उनसे भी क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। तो क्या है, हम सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर एक वो थिंक ब्लैंकेट है या फिर गैस की एक ब्लैंकेट है जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल रेडिएशन से। अब हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज ऑल टाइप्स ऑफ वाटर, जितने भी पानी के रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ओशियंस है, सीज है, लेक्स है, रिवर्स है, आइस कैप्स है, ग्लेशियर है, ग्राउंड वाटर है, ये सब हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है। अब देखिए अगर अर्थ की बात करें,
71% परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड इन वाटर, यानी कि 70% से ज्यादा एरिया अर्थ का वाटर से कवर है। लेकिन जानकर हैरानी होगी जिसमें कि 2.5% वाटर ही फ्रेश है, जिसमें से 1% पानी अवेलेबल है जो जिसे हम पीने में यूज करते हैं। बाकी का जो बचा हुआ पानी है वो आइस कैप्स के या ग्लेशियर्स के फॉर्म में स्टोर है। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर इज द आउटर मेंटल ऑफ द सॉलिड अर्थ। देखिए अर्थ में 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, जो आउटर मेंटल है या हम क्रस्ट कह दें, वो लिथोस्फीयर के अंदर आता है। इट कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स अकरिंग इन द अर्थ क्रस्ट एंड सॉइल, यानी कि जो मिनरल्स होते हैं वो हमें लिथोस्फीयर पे पाए जाते हैं। यानी कि जीवन से को जीने से रिलेटेड सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं, सारा प्रोसेस होता है वो लिथोस्फीयर पे होता है। चाहे हम क्रॉप्स उगाते हैं, चाहे उसके ऊपर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे हम उसके ऊपर रहते हैं, ये सारा पोर्शन लिथोस्फीयर के अंदर आता है। बायोस्फीयर मैंने बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एनवायरमेंट, ये सभी क्या कहलाता है आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इंडिकेट द रियल्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, यानी कि बायोस्फीयर किसको इंडिकेट करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंडिकेट करता है जिसपे वो इंटरेक्शन करता है एनवायरमेंट के साथ। आगे बढ़ते हैं, आई थिंक ये चीज समझ में आ रही होंगी। देखो अकॉर्डिंग टू टाइम हम इसको और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, बट टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, तो ये स्लाइड्स जो मैंने बनाई है पेपर को के टाइम को ध्यान में रखते हुए हमने बनाई है। आगे देखिए एलिमेंट्स बना सकते हैं आप। एलिमेंट्स क्या होते हैं एनवायरनमेंट के, देखिए एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं, फिजिकल एलिमेंट होते हैं, बायोलॉजिकल एलिमेंट होते हैं, ये थोड़ा गलत हो गया, बायोलॉजिकल एलिमेंट ही होना चाहिए था ये, एंड कल्चरल एलिमेंट। देखिए फिजिकल एलिमेंट के अंदर आपका लैंड हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीजें आ जाती है। बायोलॉजिकल के अंदर लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, और कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आ जाता है। तो ये हमारे 3 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। बाकी इनके बारे में और भी हम डिटेल में लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन 12 नंबर का आ रहा है, हमें लग रहा है कि अभी टाइम है हमारे पास, तो काफ़ी उनको डिटेल में लिख सकते हैं। जैसे बायोलॉजिकल के अंदर लिख सकते हैं, बायोटिक लिख सकते हैं, एबायोटिक लिख सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ इसके अंदर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इकोलॉजी। देखिए इकोलॉजी क्या होता है, आई थिंक अभी इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अभी हम इस वीडियो को अपलोड कर देते हैं, देन इसके बाद हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम इकोलॉजी और के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और हमें मोटिवेशन देता है आगे और अच्छा काम करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।